गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है आप तक? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो भाई सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भाई, करेंगे शुरुआत भाई। कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन शुरू करा था और रिलेटिव प्रोनाउन की ही आज मतलब नेक्स्ट क्लास है। कल जाके हमारा रिलेटिव प्रोनाउन पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। आज प्रोनाउन की क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 10 में रिलेटिव प्रोनाउन खत्म करेंगे और उसके बाद में 2 क्लास के अंदर हम बाकी की जो चीज़ें बची हैं प्रोनाउन में वो सब खत्म करेंगे। उसके बाद में 2 क्लास प्रोनाउन की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आई होप आप सब लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, कोई दिक्कत है, तो भाई एक बार आप पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों के पास में 5 से 7 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ और कमेंट्स को थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ जिससे कि मुझे आपके कमेंट्स क्लियर क्लियर दिखाई दें, एकदम विजिबल रहें। चलो भाई। बेटा क्लास को कम से कम कितनी बार देखा जाए कि इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाए? देखो, मेरा मानना ये हमेशा रहता है कि क्लास को एक ही बार देखें, लेकिन पूरे ढंग से देखें, स्पीड बढ़ा के ना देखें, नॉर्मल स्पीड पे और अच्छे से देखें, क्लास को समझें, एक एक चीज को नोट करें। और जब आपके पास में प्रॉपर नोट्स होंगे तो क्लास को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार देख के उन्हीं नोट्स को आप 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, इंग्लिश पूरी कवर हो जाएगी। क्लास को 4 बार 5 बार देखने से बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है बेटा? फीवर वगैरह अब एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? बताओ भाई। बेटा प्रोनाउन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर आपके या तो एरर डिटेक्शन के आएंगे या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्रोनाउन के कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? और बताओ। बेटा रेसिप्रोकल के बाद में, अच्छा इंडेफिनिट वाली नहीं हुई है क्या सीट? हो गई होगी। एक बार जस्ट मेरे को जस्ट 1 मिनट का टाइम दे, मैं अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, घर से ही क्लास ले रहा था। आज कई दिन बाद ऑफिस आया हूँ, इसीलिए माइक आपको वायर वाला दिख रहा होगा। 2 दिन से आप वो वाला माइक देख रहे होंगे, वायरलेस वाला, वो मेरे घर वाले स्टूडियो में है और यहाँ पे ये वायर वाला माइक है। चलो भाई। हेलो, मैं ऑफिस क्लास ले रहा हूँ, क्लास चल रही है। मैं कह रहा था प्रोनाउन में कौन सी सीट अपलोड हो चुके हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली और वो वाली सीट है वो अपलोड नहीं हुई अब तक? डिस्ट्रीब्यूटिव वाली जिसमें ईच एवरी वगैरह हैं, नीदर ईदर हैं, अपलोड हो चुकी है? इनडेफिनिट वाली? 100% कितनी देर में हो जाएंगी? दोपहर तक? अच्छा अच्छा, इनको बोलो थोड़ा स्पीड में काम करें भाई। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इनसे बोलो जल्दी, 3 बजे तक का टाइम है, मुझे सारी की सारी सीट्स अपडेटेड चाहिए। मैं अभी चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कल ख़त्म होगा और कल रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास है, कल 12 बजे। 11 बजे रिलेटिव प्रोनाउन की सीट अपलोड हो जानी चाहिए। कैसे करोगे आप देखो। ओके चलो भाई, जो भी सीट्स रह रही हैं हो जाएंगी। एक्चुअली मैं पिछले महीने 2 टाइपिस्ट ने छोड़ दिया था और इसलिए नए नए टाइपिस्ट आए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो है इन लोगों की। स्पीड बढ़ जाएगी थोड़े दिन में तो हो जाएगा। सौरभ कुमार कह रहे हैं कि सर मैं डेली 5 घंटे
ठीक है। 5 घंटे इंग्लिश को देता हूँ, लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा बेटा। टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो स्कोर हो जाएगा इंप्रूव। स्कोर 100% इंप्रूव हो जाएगा, चिंता ना करें। ऐसे ही मेहनत करते रहें, लगातार लगे रहें। बस थोड़ा सा ये देखें मेहनत गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हो। बेटा कॉम्प्रीहेंशन की क्लास शायद आज नहीं लूंगा मैं, 2 बजे वाली क्लास आज ऑफ रहेगी जहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि 3 दिन से ऑफिस नहीं आया हूँ, सारी चीज़ें आज ऑफिस में आके देखनी है, एक बार सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाना है। क्योंकि अब मेरा जो वो विज़न है वो नेक्स्ट ये है कि जो कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस जा रही हैं और जो वोकैब की क्लासेस जा रही हैं उनकी प्रिंटेबल सीट्स आपको मिल पाएँ, और वो सब सिस्टम को मुझे ही बनाना होता है अल्टीमेटली, कि किस तरीके से सीट बनेंगी, कौन सी चीज़ कैसे बनेगी। तो आज हो सकता है कि क्लास आपकी 2 बजे वाली ना हो, ठीक है भाई। कल ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे, आज आपको दिखाने हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ही क्लेम्स टू हैव रेड चेतन भगत्स ऑल द प्लेज हु इज अ प्रोमिनेंट राइटर। देखो भाई, अब यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, आप लोगों को ये देखना है, जैसे हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसे केस में हु किसके लिए आया होगा? क्या बेटा प्लेज के लिए आ सकता है? ऑल द प्लेज, यानी कि सारे के सारे जो उनके द्वारा प्लेज लिखे गए हैं, क्या उनके लिए लिख सकते हैं हम? बेटा नहीं। प्रोमिनेंट राइटर कौन है? चेतन भगत जी एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, या फिर ये प्लेज जो है वो एक राइटर हैं? बेटा राइटर तो कोई इंसान होता है, मानते हो इस चीज को? यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये वाली क्लॉज किसके लिए आनी चाहिए? ये वाली क्लॉज आनी चाहिए थी चेतन भगत साहब के लिए, लेकिन ये वाली क्लॉज हमने लिख किसके लिए दी भाई? ऑल द प्लेज के लिए लिख दी। ये चेतन भगत के लिए क्यों नहीं आ सकती है? आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये चेतन भगत के लिए क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि देखो भाई, चेतन भगत पे लगा दिया हमने एपोस्ट्रोफी, और जैसे ही किसी चीज पे एपोस्ट्रोफी लग जाता है तो वो चीज अपने आप में डिटरमिनर के तरीके से काम करती है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाना चाहूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत जरूरी चीजें हैं। इनको लेके मार्केट में सारी किताबों में गलतियां हैं, और मैं चाहता हूं कि उन गलतियों से आप लोग बचें। जैसे कि देखो भाई, मैंने लिखा मोहंसकार, क्या लिखा? मोहंस कार। और एक मैंने लिखा भाई माई कार। आप लोगों को क्या बताया था कि अगर ये नाउन है तो इससे पहले जो माई लिखा है ये अपने आप में किसका काम करता है भाई? डिटरमिनर का काम करता है, बताया था। हाँ भाई बताएंगे एक बार सारे बच्चे, ये बात बता रखी है कि ये डिटरमिनर होते हैं, पॉजेसिव केस वाले जो होते हैं डिटरमिनर होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दिस कार, आपको बताया था कि ये दिस यहाँ पे क्या है? डिटरमिनर है। हाँ भाई बताइए कि नहीं, ये चीजें सारी की सारी बता रखी हैं। अब आप एक बात बताओ, जैसे मेरा नाम प्रशांत है, मैंने एक लिखा माई पेन, मेरा पेन, माई पेन। बेटा माई की जगह पे अगर मैं अपना नाम लिख दूं और मैं ऐसे लिख दूं प्रशांत पेन, यानी कि प्रशांत का पेन। एक बात बताओ, ये माई अपने आप में किसका काम कर रहा था? यहां पे डिटरमिनर का कर रहा था भाई। हाँ भाई डिटरमिनर का ही काम कर रहा था। तो बेटा अगर माई डिटरमिनर था तो ये प्रशांत भी अपने आप में क्या रहेगा? डिटरमिनर ही रहेगा। ये भी अपने आप में डिटरमिनर, भाई डिटरमिनर की जगह पे तो डिटरमिनर ही आएगा ना। देखो प्रशांत अकेला होता, अगर हमने ऐसे लिखा होता प्रशांत, तो बेटा ये नाउन है ना। लेकिन जब किसी नाउन में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो एपोस्ट्रोफी एस यानी ये जो ऊपर टुमटुमा सा कॉमा लग जाता है और उसके बाद में ये जो एस लिख देते हैं, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो फिर ऐसे केस में ये आपका डिटरमिनर के तरीके से काम करता है, ठीक है। किसके तरीके से? डिटरमिनर के तरीके से। तो ये आपका डिटरमिनर के तरीके से काम करेगा। अब बात यहां पे हुई क्या, ठीक है। अब यहां पे बात क्या हुई, मैंने आपको एक बात बताई थी कल, मैंने आपको एक एंटीसीडेंट के बारे में बताया था। एंटीसीडेंट याद है भाई? और एंटीसीडेंट में हमने आपसे कहा था कि या तो कोई नाउन एंटीसीडेंट बन सकता है और या फिर कोई प्रोनाउन एंटीसीडेंट बन सकता है।
या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन आपका एंटीसीडेंट बन सकता है, यही बात बताई थी। ये जो पजेसिव केस है, ये जो पजेसिव केस है, ये तो डिटर्मिनर है, ठीक है, ठीक है, पजेसिव केस होता है और पजेसिव केस डिटर्मिनर के तरीके से आ रखा है, नाउन के पहले आ रखा है। भाई एंटीसीडेंट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। अब आप एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ आओगे तो आप इस चीज को रियलाइज कर पाओगे कि दरअसल हमने देखा कि प्ले के लिए ये चेतन भगत सा आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा चेतन भगत है, क्योंकि इसमें अपॉस्ट्रोफी लग रखा है, इसको तो मैं डिटर्मिनर तो कह सकता हूं, लेकिन ना तो ये नाउन है पूरी तरीके से, ना ही प्रोनाउन है। बेटा ये नाउन प्रोनाउन का फंक्शन तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अगर ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है तो ये फिर भाई आपका एंटीसीडेंट बन नहीं सकता। ये तो एंटीसीडेंट बन ही नहीं सकता। चेतन भगत को एंटीसीडेंट कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। इसका मतलब है, और प्रोमिनेंट राइटर है कौन? चेतन भगत है। इसका मतलब है कि इसको हमें कुछ अलग तरह से लिखना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस सही हो पाएगा। तो जो ओरिजिनली सेंटेंस दे रखा है वो गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? इसको भाई सही करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि इस पूरे को यहां से लेके यहां तक इसको काट के और ऐसे लिख दें, ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल द प्लेज, ऑल द प्लेज ऑफ चेतन भगत, चेतन भगत। अब देखो, क्या अब चेतन भगत पे कोई अपॉस्ट्रोफी है? नहीं है। इसका मतलब है अब हु जो है किसके लिए आ गया? चेतन भगत के लिए आ गया, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। सो ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल द प्लेज ऑफ चेतन भगत। ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल द प्लेज ऑफ चेतन भगत। बेटा नाउन इसलिए नहीं है, अरे बेटा बार बार बताता रहा हूं यही चीज, क्योंकि देखो एक जो नाउन दूसरे नाउन के पहले आता है वो नाउन थोड़ी ना बचा, डिटर्मिनर हो गया बेटा ये। एपोस्ट्रोफी, देखो एक बात बताओ, जब माई डिटर्मिनर है तो ये प्रशांत डिटर्मिनर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी तो एपोस्ट्रोफी है। माई भी पजेसिव केस का काम कर रहा है, प्रशांत भी पजेसिव केस का काम कर रहा है, दोनों का काम सेम है, पजेसिव केस का काम करना है, तो फिर ये पूरे तरीके से नाउन नहीं रहता है, पूरे तरीके से नाउन नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से नाउन नहीं रह पाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये यहां पे पजेसिव केस का काम कर रहा है, ठीक है, पजेसिव केस का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे फिर से आएंगे अब यहां पे। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस हुज नेम ही फॉरगॉट। वो अपने दोस्त के घर गया जिसका नाम वो भूल गया। एक बात बताओ बेटा, हुज नेम, हुज नेम, हुज नेम किसके लिए आया होगा? बेटा दोस्त के नाम के लिए। अगर दोस्त का नाम भूला है, लेकिन यहाँ पे दोस्त पे तो एपोस्ट्रोफी लग रखा है, और जिस नाउन पे एपोस्ट्रोफी लग रखा है वो आपका कभी भी एंटीसीडेंट नहीं बन सकता है। तो ऐसे केस में फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करके कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिख सकते हैं, ही वेंट टू द हाउस, किसका हाउस? ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के, हुज नेम यानी जिसका नाम ही फॉरगॉट, वो भूल गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका गलत था और ये आपका करेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड के घर गया और जिस फ्रेंड का नाम वो भूल गया। तो आपको क्या देखना है कि जो भी आपका एंटीसीडेंट बनेगा वो एक प्रॉपर तरीके से नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा हो, नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा हो। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई बॉट अ टेबल फ्रॉम एन ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड मैन से एक टेबल खरीदी, विच हैड 4 वेल कार्व्ड लेग्स, जिसकी 4 बहुत, कार्व्ड का मतलब है बहुत अच्छे से बनाई हुई, जिसकी बहुत अच्छे से बनाई हुई 4 टांगे हैं चेयर की, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा बेटा विच लगा रखा है, अब 4 टांगे किसकी हैं? उस ओल्ड मैन की 4 टांगे रही होंगी, या जो टेबल हमने खरीदा है उस टेबल की 4 लेग्स की बात कर रहे हैं? बेटा टेबल की लेग्स की बात कर रहे हैं। अगर टेबल की लेग की बात कर रहे हैं तो देखो ये हु वाला तो वैसे ही हटा दोगे आप ऑप्शन में से। अब आपका बचता है कि देखो अगर विच के आगे ओल्ड मैन लिख दिया तो ये वैसे ही गलत हो रहा है। भाई आदमी की टांगे नहीं थी, इस टेबल की थी, इसीलिए टेबल को पहले लेके आओ, मतलब वहां विच के पास लाओ।
टेबल को विच के पास लाने के लिए क्या करो कि फ्रॉम वाली पूरी चीज को स्टार्टिंग में रख दो। फ्रॉम एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी से, आई बॉट मैंने खरीदा, अ टेबल एक टेबल, विच हैड जिसके थी, फोर वेल कार्व्ड लेग्स। तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है एकदम, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा देता हूं इसी तरीके के। जैसे कि मैंने लिखा he is the only person in my village which has cleared SSC CPO एग्जाम। भाई इस क्वेश्चन को सही करके बताएंगे कि इसमें क्या एरर है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, लोधी कॉलोनी इज द लोधी कॉलोनी noisiest place in Delhi that Lodi colony is the noisiest place in Delhi that has a population that has a population under 10 lakh। या 1 CR लिख देते हैं, अंडर 1 लाख, 10 लाख तो ज़्यादा हो रहा है। देखो भाई बताओ, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों को एक बार आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट कि दोनों में क्या एरर है। देखो ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों को क्या लगेगा कि भाई पहला सेंटेंस जैसे हमने देखा, ही इज द ओनली पर्सन इन माई विलेज विच हैज क्लियर्ड SSC CPO एग्जाम।
अब बच्चों को लगेगा कि सर विलेज अगर इसके पहले आ रखा है विच के, तो इसका मतलब है विलेज ही इसका एंटीसीडेंट है, विलेज ही इसका एंटीसीडेंट है। लेकिन भाई ध्यान देने योग्य बात यह है, कई बार ऐसा पॉसिबल है, कई बार ऐसा पॉसिबल है, ध्यान देंगे, कई बार ऐसा पॉसिबल है कि ये पर्सन जो है ये आपका एंटीसीडेंट है। अगर पर्सन एंटीसीडेंट है तो इसके हिसाब से हम विच नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। हम हु भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ओनली आ रखा है, ओनली के साथ में हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये बात हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दैट आएगा, लेकिन आया किसके लिए है? पर्सन के लिए। अब आप कहोगे लेकिन सर इसके पास में तो विलेज है। बेटा कई बार हमें सेंस के हिसाब से चलना पड़ता है और हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कुछ आ सकता है, इसके बीच में कुछ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि द ओनली पर्सन इन माई विलेज एक पूरा फ्रेज है और पूरा का पूरा फ्रेज आपका क्या बन रहा है? एंटीसीडेंट। फिर आप कहोगे सर अगर यहां पे ये सही आ पा रहा है, अगर यहां पे ये सही है तो फिर ये वाला गलत क्यों था, यहां पे भी गलत सही क्यों नहीं हुआ? बेटा देखो वहां पे आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि वहां पे वो है तो प्रॉपर तरीके से नाउन ही, देखा जाए तो ये नाउन है ना भाई, ओनली पर्सन अपने आप में नाउन है और इसके बीच में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा रखा है इन माई विलेज, ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पिछले वाले में क्यों नहीं आया था? पिछले वाले में न आने का एक ही रीजन था और वो रीजन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी कि क्योंकि चेतन भगत जो इसमें है वो नाउन ही नहीं है, वो तो अपने आप में डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर एंटीसीडेंट नहीं बन सकता है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बेटा यहाँ पे ये नाउन है और नाउन के आगे बीच में एक एडवर्ब आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि परसों की जो मतलब कल की जो क्लास हुई थी उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखो इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये बताया था ना कि हु का एंटीसीडेंट है ये मैन और बीच में आ गया एक एडवर्ब। तो बेटा ये एडवर्ब बीच में ये वाला आ गया है, तो क्या वो वाला एडवर्ब नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो कई बार ऐसा होगा कि बीच में एडवर्ब वगैरह आ रखे होंगे जो प्लेस को बता रहे होंगे, कई बार ऑफ के साथ में प्रेपोजिशन भी पॉसिबल होता है, ठीक है, ऑफ के साथ में प्रेपोजिशन भी पॉसिबल होता है। तो बाकी इसको सही और ढंग से कैसे लिख सकते हैं? और ढंग से अगर आपको बहुत क्लियर करना हो तो इन माई विलेज को हम शुरुआत में भी लिख सकते हैं, इन माई विलेज ही इज द ओनली पर्सन दैट हैज क्लियर्ड सीपीओ एग्जाम। तो इन माई विलेज जो यहां लिख रखा है ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर ये ना लिख के हम इसको आगे लिख देते तो भी करेक्ट होता। जैसे यहां देखेंगे लोधी कॉलोनी इज द नोइजिएस्ट प्लेस इन दिल्ली दैट हैज अ पॉपुलेशन अंडर 1 लाख। 1 लाख के अंदर पॉपुलेशन वाले प्लेसेस को देखा जाए तो जो लोधी कॉलोनी है वो सबसे नोइजिएस्ट है, यानी कि सबसे शोरगुल वाला स्थान है। अब देखो ये दैट आया है, किसके लिए आया है? क्या ये दिल्ली के लिए आया है? नहीं बेटा, दैट हैज यानी कि क्या हैज? नोइजिएस्ट प्लेस। ये जो नोइजिएस्ट प्लेस है इसके लिए दैट आया है, दिल्ली के लिए नहीं आया है। क्या दिल्ली की पॉपुलेशन 1 लाख है? नहीं, इस प्लेस की यानी कि लोधी कॉलोनी की पॉपुलेशन 1 लाख है। तो हम कह सकते हैं कि लोधी कॉलोनी के लिए यानी कि इस प्लेस के लिए ये दैट आया, दिल्ली के लिए नहीं। तो जैसे ऊपर इन माई विलेज था वैसे ही यहाँ पे इन दिल्ली है और ये करेक्ट है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करेक्ट है, चल जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को मैं एग्जैक्टली आपके सामने लिखना चाहूंगा। एक बार मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका फोन में निकालता हूं और मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखता हूं कि देखो इसी चीज पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देंगे, एक बार मैं फाइल खोलूंगा फोन में और उसमें से वो क्वेश्चन निकालता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिले।
देखो एक क्वेश्चन, देखो ये है, देख रहा था मैं दूसरा, मिल मुझे एक और गया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड। हु have been who have been paying who have been paying back the borrowed money in इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है भाई, दूसरा और है एक क्वेश्चन, वो गोल्ड फिश वाला कुछ क्वेश्चन था। देखो एक ये क्वेश्चन है, दूसरा एक और मिल गया। प्रेमा इज द गर्ल in my class। प्रेम, ये सीट आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर वाली, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। ठीक है, तीसरा देखो भाई एक बार, ठीक है, एक और है मछली वाला एग्जांपल। ये लोधी कॉलोनी वाला भी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर का है, इसको लिख देता हूं। ये रहा, देखो वो भी मिल गया। द रिवर यमुना, भाई प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे। यमुना इज, या द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव species like goldfish, that is affecting its ecosystem। देखो भाई तीन क्वेश्चन इसी चीज पे एसएससी ने पूछ रखे हैं और बच्चा रट्टा मार लेता है। बच्चा रट्टा मार लेता है कि देखो रिलेटिव प्रोनाउंस के जस्ट पहले आएगा। देखो एक बार, तीन नहीं और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ तीन लिखे हैं यहाँ पे, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। सीट आपको मिल जाएगी भाई ऐप पे, जैसे ही प्रोनाउन कंप्लीट होता है तो प्रीवियस ईयर की सीट मिल जाएगी। देखो थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड। अब देखो बच्चों के हिसाब से क्या होना चाहिए कि सर हु, तो फिर सर वर्ड के आ गया। तो देखो भाई हमेशा जरूरी नहीं है कि जस्ट पहले वो शब्द होना चाहिए। कायदे से इस हु का जो एंटीसीडेंट है बेटा, इस हु का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, वो ये मैन है। थॉमस इज अ मैन। और फिर आप कहोगे सर बीच में ऑफ वर्ड आ रखा है, बेटा आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एंटीसीडेंट
जरूरी नहीं है कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन एकदम साथ में ही चिपके हुए हों, वो अलग अलग हो सकते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन है हम लोगों का, ये मिसकॉन्सेप्शन है पूरी मार्केट का कि रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट हमेशा एक साथ होते हैं। नहीं, वो एक साथ कब होते हैं, वो लॉजिक मैंने दिया कि वहां पे वो नाउन के तरीके से काम नहीं कर रहा होता यार, नाउन के तरीके से काम ही नहीं कर रहा है वो, अगर वो नाउन ही नहीं है तो उसका एंटीसीडेंट कैसे बनेगा, उसका लॉजिक अलग था। लेकिन बेटा यहाँ पे मैन जो है अपने आप में नाउन है, एंटीसीडेंट बन सकता है और बन रखा है। बन क्यों जाता है, देखो बनने का भी रीजन आपको बता देता हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो इस तरीके से बन पा रहा है। कारण दरअसल ये है कि ये जो मैन ऑफ वर्ड है ये अपने आप में पूरा एक फ्रेज होता है, ये पूरा फ्रेज है। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपना प्रॉमिस रखता है। तो यहां पे कहा गया है कि थॉमस एक ऐसा आदमी अपना प्रॉमिस रखता है, हु हैव बीन। अब क्योंकि हु है बेटा, हु किसके लिए है, अ मैन के लिए, तो हु सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए इसमें एरर है, हु हैज बीन। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी जो उसका एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर। जैसे देखो, प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास। अब बच्चों को क्या लगेगा कि हु के पहले तो सर क्लास है, और अगर क्लास हु के पहले है तो ये तो हु क्लास के लिए आया होगा। नहीं, यही गलत फहमी आप लोगों की मैं निकालना चाहता हूं कि बेटा हु जो है वो इस गर्ल के लिए आया है। ठीक है, तो क्यों आ पा रहा है, क्योंकि गर्ल अपने आप में कंप्लीट नाउन है, अगर कंप्लीट नाउन है तो ये इसके लिए आ सकता है। कायदे से अगर देखा जाए तो कायदे से देखोगे तो यही चीज है, ये पूरा अपने आप में फ्रेज है और इसके लिए आया है आपका हु। सो प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट। अब क्योंकि एक गर्ल की बात कर रहे हैं तो हु राइट नहीं होगा, हु राइट्स हो जाएगा, ये इसका एरर है। ठीक है, लेकिन देखो एरर से ज्यादा जरूरी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि देखो रिलेटिव प्रोनाउन यहां है और इसका एंटीसीडेंट ये गर्ल है, ये क्लास इसका एंटीसीडेंट नहीं है। तो क्योंकि गर्ल एंटीसीडेंट है तो देखो दूर हो पा रहा है कि नहीं। सेम वही एग्जांपल तो मैंने दिया था, यहां पे इन माई क्लास है, यहां पे मैंने इन माई विलेज लिखा था। इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि यहां से इसको हटा के फेंक दें, ये चल सकता है, चल सकता है। जैसे अगला देखो, द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश। गोल्ड फिश के जैसी बहुत सारी ऐसी नॉन नेटिव स्पेसीज हैं जो कि इसके इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इकोसिस्टम को सिर्फ गोल्ड फिश अफेक्ट कर रही है या सारी की सारी नॉन नेटिव स्पेसीज अफेक्ट कर रही हैं? हमने कहा यमुना नदी में बहुत सारी, नॉन नेटिव का मतलब होता है, देखो नेटिव जो कहीं के मूल निवासी होते हैं और नॉन नेटिव का मतलब है जो बाहर से आए हुए होते हैं। यहां पे कहा गया है कि यमुना में बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं जो बाहर से आई हुई हैं और वो इसके इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं, इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। तो बेटा सिर्फ गोल्ड फिश नहीं अफेक्ट कर रही, सारी की सारी अफेक्ट कर रही हैं। तो यहां पे ये जो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट बेटा ये नॉन नेटिव स्पेसीज है, मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज। अगर ये पूरा इसका एंटीसीडेंट है, इसका मतलब है कि गोल्ड फिश आपका एंटीसीडेंट नहीं है। गोल्ड फिश अगर एंटीसीडेंट होता तो इज सही था, लेकिन क्योंकि मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज आपका एंटीसीडेंट है, इसीलिए इज का नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा। और हमें कैसे पता चला कि ये वाला एंटीसीडेंट है? सेंस जान के, अकेली गोल्डफिश अफेक्ट नहीं कर रही, सारे के सारे अफेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे अफेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए दैट आर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या सर ये भी फ्रेज है पूरा? बिल्कुल भाई, हम कह सकते हैं कि कायदे से मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज और किस तरीके की, लाइक गोल्डफिश, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज का काम कर रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए कि सर अगर ये सही है तो फिर आपने ये सही क्यों नहीं माना? यहां पे भी तो बेसिकली यही हो रहा है। क्या यहां पे ये नहीं है कि फ्रॉम एन ओल्ड मैन एक अलग चीज हो गई, लेकिन इस विच का एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। तो क्या सर ये सही नहीं है? भाई अगर ये गलत होता ना पूरी तरह से तो मैं इसको इंप्रूवमेंट में देता ही नहीं। मैंने इंप्रूवमेंट में इसीलिए दिया कि भाई इसका हमें ऑल्टरनेटिव बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। जो गिवन सेंटेंस था वो भी अपने आप में करेक्ट हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है, क्योंकि यहां पे भी अ टेबल फ्रॉम एन ओल्ड मैन, ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज है। और हम यहां से क्योंकि इस सेंस को समझ पा रहे हैं, विच हैड 4 वेल कार्व्ड लेग्स, यानी विच किसके लिए आया है? इस टेबल के लिए आया है।
तो अगर सेंस क्लियर है तो ये जो सेंटेंस गिवन है ये भी अपने आप में करेक्ट है। और ये मैंने आपको एसएससी के भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे आपको कह देता कि जो गिवन सेंटेंस है वो करेक्ट है, तो आप में से कुछ लोग तलवार उठा के भगे चले आते कि ये मास्टर कैसी बात करने लग गया। इसीलिए पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं और फिर इस पे आया हूं कि बेटा ये देखो करेक्ट है। और इसीलिए मैंने यहां पे एरर का क्वेश्चन नहीं दिया आपको, ऊपर एरर के दिए, क्योंकि देखो भाई ये फ्रेंड्स जो है ना ये नाउन ही नहीं है। अगर ये नाउन ही नहीं है तो कैसे मान लें कि ये इसका एंटीसीडेंट बन पाएगा? नहीं बन सकता। चेतन भगत यहां पर नाउन नहीं बन पा रहा था क्योंकि अपोस्ट्रोफी लग रखी है, इसीलिए ये नहीं बन पा रहा था। अब लोगों ने पता है क्या किया, एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, यहां पे पता चला चेतन भगत क्योंकि नाउन नहीं था, अगर नाउन नहीं था तो एंटीसीडेंट नहीं बन सकता, अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो इसको घुमा के ऐसे लिखा, ऑल द प्लेज ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया चेतन भगत। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब ये नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो नाउन प्रोनाउन आते हैं। अगर ये नाउन है तो एंटीसीडेंट बन पा रहा है और ये सेंटेंस सही हो गया। फिर लोगों ने यहां से पता क्या कॉन्सेप्ट बना दिया, ओके इसका मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जो जस्ट पहले होगा वही एंटीसीडेंट बन सकता है। ये एकदम बकवास बात है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला एंटीसीडेंट बने ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से थोड़ा सा पहले भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर चलो ये तो ठीक है, लेकिन सर यहां पे क्या दिक्कत थी? यहां पे तो ये हिज फ्रेंड जो है वो सही था, हिज फ्रेंड भी नाउन है। बेटा देखो, इस पूरे को हम फ्रेज नहीं बोल सकते, इस पूरे को हम फ्रेज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिलके पूरा फ्रेज नहीं बनाते हैं। अगर फ्रेज नहीं बना रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, इसीलिए ये दोनों अलग हैं। यहां पे देखो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत था। तो इस चीज को समझेंगे कि कब आपका, मैं समझा देता हूं भाई, इस बात को लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये अपने आप में, और इसीलिए एक भी किताब ऐसी नहीं है मार्केट में जो इस चीज को लिस्ट करती हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। समझ नहीं आया बच्चे को तो किताब की मार्केट खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। बेटा फ्रॉम एन ओल्ड मैन पूरा का पूरा फ्रेज बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो फ्रेज। अ चेयर फ्रॉम एन ओल्ड मैन, एक ऐसी चेयर जो कि एक ओल्ड मैन से ली गई। आ जाओ देखो, ऐसे लिख लेना, एंटीसीडेंट का, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट का रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आना तब जरूरी होता है, तब जरूरी होता है जब एक तो कौन सा केस, एंटीसीडेंट पर एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी हो, और अगर एपोस्ट्रॉफी होगा तो क्या करेंगे हम, अगर एपोस्ट्रॉफी होता है तो क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी को हटाकर, को हटाकर ऑफ वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं, ऑफ वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा केस कौन सा है भाई, कब जरूरी होता है? तो दूसरा केस लिख लेना, जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों, जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों, तब जो ऑब्जेक्ट
एंटीसीडेंट होता है वह बाद में आता है। लिख दिया भाई, समझ लेना इस चीज को, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख लोगे चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दोबारा से समझ लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले एंटीसीडेंट दो ही केस में आएगा। पहला, एंटीसीडेंट पे अगर कभी भी आपको एपोस्ट्रोफी लगा दिखे तो समझ जाना कि एंटीसीडेंट नहीं बन पाएगा, ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करो, काम खत्म हो जाएगा। दूसरा केस कब बनेगा कि अगर कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट एंटीसीडेंट बनेगा वो पीछे रहेगा, ये बात नेसेसरी है। बाकी सारे के सारे केसेस में आपको ये देखना नहीं है कि एंटीसीडेंट पास में है या नहीं है, सिंपल। दोबारा से पता चलो भाई, दोबारा से सुनेंगे एक बार फिर से, जो बात कह रहा हूं बहुत ध्यान से गौर करके सुनेंगे। एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तब आना जरूरी होता है। पहला केस, जब एंटीसीडेंट पर अगर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा दिखे, जो ऊपर टुमटुमा सा कॉमा लगता है उसकी बात कर रहा हूं, अगर एपोस्ट्रोफी एस आपको लगता दिखाई दे तो ऐसे केस में एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगा सकते हम एंटीसीडेंट पे, तो हम एपोस्ट्रोफी को हटा के ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे और जो एंटीसीडेंट था वो रिलेटिव प्रोनाउन के पास पहुंच जाएगा। दूसरा केस जब बनता है अगर कोई वर्ब ऐसी है जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट को एंटीसीडेंट बनाना है उस ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और उस वाले को पहले रखेंगे, दूसरे वाले को। इस तरीके से सिर्फ ये दो पॉइंट हैं, अगर आपको ये याद रह गए बाकी का काम आसान है। बाकी हर केस में एंटीसीडेंट दूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी ने कम से कम 10 बार पूछ लिए हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी किताब में किसी भी जगह पे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया गया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल भी लगे। आगे बढ़ेंगे भाई अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। He is one of the people whom the man has blamed them for his loss। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, कल आपको एक बात समझाई गई थी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो आगे आने वाली क्लॉज में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अगर बेटा वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोनाउन हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहां पे देखेंगे, ही इज वन ऑफ द पीपल whom the man has blamed them। अब आप देखोगे बेटा ब्लेम ये पूरी रिलेटिव क्लॉज है यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी रिलेटिव क्लॉज है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बेटा इस ब्लेम वर्ब का सब्जेक्ट तो यहां है और ऑब्जेक्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, बताया ना। रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो बेटा अलग से देम लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जब whom आप लगा चुके हैं तो देम फिर आप नहीं लगाएंगे, देम आप नहीं लगाओगे, क्योंकि जब अगर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन ही चुका है तो एक अलग से ऑब्जेक्ट आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, दे आर लुकिंग फॉर द बैग विच इट इज सीन इन द वीडियो। हमने कहा वो उस बैग को ढूंढ रहे हैं, विच इज सीन। बेटा ये इट जो है ना एक्स्ट्रा आ गई, अगर ये एक्स्ट्रा आ गई तो इसको हटा देंगे, अगर ये इट एक्स्ट्रा आ गई है तो हटा देंगे, क्योंकि ये विच जो है वो सब्जेक्ट का काम ऑलरेडी कर पा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी बट। अब देखो अब की बार रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाया है, अब की बार कंजंक्शन लगाया है। अगर कंजंक्शन लगाया है तो बेटा फिर रिलेटिव प्रोनाउन साथ में नहीं लगाओगे, या तो आप क्या लगाओगे, कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन, या तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंजंक्शन प्लस में कंजंक्शन अलग लगाओ और प्रोनाउन अलग लगाओ, और या फिर इन दोनों के लिए मिला के एक ही लगा सकते हैं जो कि होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में हमने कोई कंजंक्शन लगा दिया तो गलत है। तो अगर कंजंक्शन आया है तो इसके साथ में नॉर्मल प्रोनाउन आएगा जो कि इट होता है। तो हम लिखेंगे इट इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी बट इट हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। या फिर हम क्या करेंगे कि क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बेटा पहले से लगा रखा है हमने, तो हम सिर्फ बट को हटा देंगे और आपका काम चल जाएगा। तो इट इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी विच हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। तो या तो ऐसे लिख दीजिए बट इट हैज अट्रैक्टेड या फिर विच हैज अट्रैक्टेड, दोनों तरीके से सही है। तो यानी कि या तो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों यूज कीजिए या फिर अकेला रिलेटिव प्रोनाउन यूज कीजिए, दो
आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, वी नो द पर्सन whom you had given the watch विच ही लॉस्ट इट। अब देखो भाई, विच भी लगा रखा है और इट भी लगा रखा है, बेटा दोनों नहीं लगाएंगे, एक लगा दो काम चल जाएगा। विच और इट एक साथ नहीं आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन एक बार अगर आ चुका है तो दूसरा अलग से प्रोनाउन आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, आज थोड़ा सा हैवी कॉन्सेप्ट था, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार सारे बच्चे रिवाइज कर लेंगे, बाकी कल रिलेटिव प्रोनाउन को भाई वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। और आज भाई 2 बजे वाली क्लास भी नहीं होगी, पहले ही बता के जा रहा हूं। ठीक है, एंटीसीडेंट की प्रैक्टिस के लिए कल की क्लास में आपको एक शुरुआत में ही क्वेश्चन देंगे, 15 क्वेश्चन, जिनमें आपको एंटीसीडेंट पहचानना होगा कि क्या एंटीसीडेंट है, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की चीजों को पहले कम से कम 4 बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में कल की क्लास में स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन देंगे। चाहे एक और क्लास रिलेटिव प्रोनाउन की लेनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया गया है वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, whom जो आया है तो whom तो गिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको और समझा देंगे। कल एक बार एंटीसीडेंट की प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। आज क्वेश्चन उतने नहीं है, क्वेश्चन लिखूंगा तो ऑलरेडी उसमें 15 मिनट लग जाएंगे, तो कल क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से एंटीसीडेंट ही पहचानवाएंगे। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चंस आपको कल करा देंगे, चिंता मत करें, क्लैरिटी कल आ जाएगी, कल क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता ना करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।